नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश और आज आपके साथ राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान प्रतिभा जी गुजर। आज इनके सामने हम कुछ सवाल पूछेंगे जिनका जवाब ये देंगे। दोस्तों, मेरे साथ है जयपुर महामंत्री मनीष जी सारैया और करौली जिलाध्यक्ष राम प्रकाश जी। इनसे भी हम कुछ सवाल पूछेंगे। सर, सबसे पहला हमारा ये सवाल है जो काफ़ी लड़के पूरे राजस्थान लेवल के सवाल पूछ रहा हूँ आपको। पहला सवाल ये है कि इंटर डिस्कॉम को लेकर एक बहुत बड़ी मांग चल रही थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? 19 जुलाई सन 2000 को जब राजस्थान का जो विद्युत मंडल था उसको तोड़ करके 5 बिजली कंपनियां बनाई गई। 5 बिजली कंपनियां बनने के पश्चात उस समय पे वन टाइम ट्रांसफ़र पॉलिसी सरकार के द्वारा लाई गई थी, लेकिन तत्पश्चात 20 साल गुजर जाने के बावजूद भी हमारा संगठन लगातार इंटर डिस्कॉम ट्रांसफ़र हेतु लगातार संघर्ष कर रहा है। 2012 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट की मीटिंग में इस प्रस्ताव को पास भी किया गया था, मगर किन्हीं कारणवश इस प्रकरण को वापस लीगल में डाल दिया गया और उसके बाद में इस मांग को यथावत मैनेजमेंट ध्यान में ला नहीं रही है और हमारा संगठन इस चीज़ के लिए पुरजोर प्रयास कर रहा है। और जैसे ही सरकार कोरोना से और पंचायत चुनावों की से निपटेगा, हम पूरे पुरजोर तरीके से इस मांग को लेकर के लड़ेंगे और उम्मीद है राजस्थान की सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि अति शीघ्र जैसा कि राजस्थान के अन्य सभी विभागों में ट्रांसफ़र पॉलिसी है, ठीक उसी प्रकार से राजस्थान की बिजली कंपनियों में भी कर्मचारी अपने गृह जिले में जाकर के विभाग की सेवा के साथ साथ अपने पारिवारिक कर्तव्यों का भी निर्वहन कर सकेंगे। सर, आज आर-बोर्ड का पूरे राजस्थान लेवल पर काम कर रहा है और बहुत प्रभावी रूप से काम कर रहा है। जब आर-बोर्ड का शुरू में बना था, तब कोई भी चीज़ जब शुरू में बनती है तब बहुत सारे संघर्ष होते हैं, बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं, कड़े फैसले होते हैं, वो लेने पड़ते हैं। तो अभी के लड़कों को, अभी जो नए लड़के हैं, उनको तो पता नहीं है ना कि आर-बोर्ड का ने किस संघर्ष में खड़ा हुआ, क्या क्या प्रयास किए, क्या क्या कार्य किए। तो मैं आपके जरिए जानना चाहता हूँ कि आर-बोर्ड का की जब शुरुआत हुई तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और कैसे आप उनसे उभरे? जब राजस्थान की बिजली कंपनियों में कार्यरत जितने भी संगठन थे वो राजनीतिक हस्तक्षेप वाले थे, राजनीतिक पृष्ठभूमि के संगठन थे। इस वजह से जब भी कर्मचारियों की समस्याओं के ऊपर भिन्न भिन्न संगठनों की जब सरकारें रहीं तो एक संगठन प्रयास करता था और दूसरा संगठन टांग खिंचाई में ध्यान रखता था और टांग खिंचाई में सहयोग करता था। तो उस समय पे जब कर्मचारियों की समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती गई और उन संगठनों के द्वारा निस्तारित नहीं की गई, तब राजस्थान के संपूर्ण कर्मचारियों के दिलो दिमाग में एक बात चली कि क्यों नहीं हम भी हमारा एक संगठन बनाएं जो कि एक स्वतंत्र विचारधारा का संगठन हो, जिसका किसी पार्टी से कोई एफिलिएशन नहीं हो और सिर्फ कर्मचारियों की मांगों के ऊपर संगठन कार्य करे। तब से लेकर के आज तक लगातार राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन प्रयास कर रहा है और प्रयास ही नहीं अपितु जो रिजल्ट्स जो आ रहे हैं वो इस संगठन के प्रयासों की बदौलत आ रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से कर्मचारियों का प्रमोशन चैनल बनना, ईएस की पोस्ट का क्रिएशन होना, विद्युत भत्ते का 10 रुपये से बढ़कर के अब तक 150 रुपये होना, ग्रुप इंश्योरेंस से और जो मृत्यु का जो भत्ता था वो मात्र 2.5 लाख रुपए मिला करता था, पहले 10 लाख रुपए करवाए, उसके पश्चात 20 लाख रुपए करवाए गए। तो लगातार जो हमारा जो संगठन है उसने धरने दिए हैं, आमरण अनशन किए हैं, हड़तालें की हैं और ऐसे ऐतिहासिक कार्य आयोजित किए हैं जिनका पूरा राजस्थान पूर्ववत सरकारें भी लोहा मानती हैं। थैंक यू सर। लेकिन सर, मुझे एक सवाल है कि पिछले जितनी भी हड़तालों में जिन लड़कों के साथ कुछ कार्रवाई हुई है सरकारी रूप से, आगे के लिए उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखो, जहाँ तक है मैक्सिमम जो केसेज हैं उनमें मुकदमे भी क्लियर हो चुके हैं और जो विभागीय चार्जशीटें थी वो भी निस्तारित की जा चुकी है। फिर भी यदि किन्हीं कर्मचारियों की अगर चार्जशीटें या मुकदमे अगर क्लियर नहीं हुए हैं तो वो मुझे बताएं, मैं सरकार से वार्ता करूंगा और अतिशीघ्र उनका भी निस्तारण करवाया जाएगा।
और सर जो आर वोट को लेकर कुछ असमंजस में है लड़के कि जाए तो मेरे साथ, जैसा कि किसी का भी एग्जांपल ले लो, आपका ले लो, तो आपको तो ये सोच के मान लेते हैं कि यार वो तो प्रदेशाध्यक्ष जी है, उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको तो अगर वो कहीं भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो एक छोटे तबके से आता हूँ, गरीब घर से आता हूँ, अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो फिर मेरे साथ कौन खड़ा रहेगा? क्योंकि वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि कहीं पर भी अगर शोषण होता है तो लड़के खड़े नहीं होते हैं, वो एक दूसरे से उम्मीद करते हैं कि पहले कौन खड़ेगा, पहले कौन आगे आएगा। उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहे तो? देखो, इतिहास उन्हीं के लिखे जाते हैं जिन्होंने संघर्ष किया है, और जो लोग चमचागिरी करते हैं वो क्षणिक सुख अवश्य प्राप्त कर लेंगे, लेकिन उन्हें कभी आने वाली पीढ़ियां अच्छे कामों के लिए याद नहीं करेंगी। हम लोगों ने संघर्ष किए हैं, और संघर्ष ही नहीं अपितु संघर्ष की पराकाष्ठा तक हम लोग लड़े हैं। हम कर्मचारियों के हितों के लिए जेलों में भी गए हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा मेरे संपूर्ण साथियों को कि ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जिसमें इनपुट नहीं डाला जाए और वो आउटपुट दे दे। मेरा संगठन का एक ही सिद्धांत है, जो व्यक्ति खोने में विश्वास नहीं रखता उसे पाने का भी कोई अधिकार नहीं है। जो जिसमें खोने का मादा है उसमें पाने का भी अधिकार है, वो पा भी सकता है। इसलिए मैं संपूर्ण साथियों से यही कहना चाहता हूँ कि जितने हम संघर्ष करेंगे उतनी हमें खुशियाँ मिलेंगी। जितने संघर्ष हमारे कड़े होंगे, जितने हम परीक्षाओं से गुजरेंगे, उतने ही हम और अधिक मजबूत बनेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि विद्युत भत्ते के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जो विद्युत भत्ता मिल रहा है क्या वो पर्याप्त है या इससे बढ़ना चाहिए? अब ये हाथ में ले लो। अभी जो हमें विद्युत भत्ता मिल रहा है, अभी ये एक बोलते हैं एक राई के समान है, और हमारी यूनियन की ये मांग है कि हमें सर्वप्रथम तो जैसे रोडवेज में जो स्टाफ है उनको यात्रा फ्री रहती है, रेलवे में फ्री रहती है, तो हमारी तो सर्वप्रथम मांग यही है कि बिजली कर्मियों को जो अल्प वेतन भोगी हैं उनको बिजली फ्री दी जाए। और करौली जिलाध्यक्ष जी से मेरा ये सवाल है कि आर वोट की आगे की रणनीति क्या रहेगी? पूरे राजस्थान लेवल पर किस तरीके से इन्होंने अपने करौली जिले को काफ़ी सक्षम बनाया है आर वोट का की नज़र से देखा जाए तो? अब इनसे ही मैं पूछता हूँ कि आखिर उन्होंने ऐसे क्या किया जो आज करौली जिला आज इतना सक्षम है? दो 2013 के 15 के बाद में जो हड़ताल हुई थी, उसके बाद में सभी कर्मचारियों की स्थिति बड़ी ख़राब थी। उस स्थिति में कर्मचारियों की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर हर एक सब डिवीज़नों में जाके उन समस्याओं का समाधान किया। करौली ज़िले में आज जो स्थिति है वो इतनी मजबूत है जिससे कर्मचारियों की सारी समस्याओं को हल किया जा सकता है। आगामी समय में करौली ज़िले के अंदर ऐसी समस्याओं से लगातार प्रयास जारी है, संघर्ष करते रहेंगे। चलो, मैं अंतिम सवाल पृथ्वीराज जी से पूछना चाहूँगा कि आर वोट की पूरे प्रदेश लेवल पर आगे की रणनीति क्या रहेगी और क्या क्या उनके आगे के कदम हैं? जैसे ही सरकार का ये कोरोना काल ख़त्म होगा, जैसे ही धारा 144 ख़त्म होगी और जैसे ही सरकार पंचायत चुनावों से फ्री हो जाएगी, उसके पश्चात संपूर्ण राजस्थान में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से हमारी 5 मांगें रहेगी। उसमें एक निगम से दूसरे निगम में स्थानांतरण नीति बनाई जाए। साथ ही साथ जो कर्मचारी बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, उसका प्रसारण कर रहे हैं, उसके संपूर्ण कार्य जो बिजली कर्मचारी कर रहा है उनको बिजली मुफ्त में दी जाए। साथ ही साथ हार्ड ड्यूटी अलाउंस, जो अन्य सभी अति आवश्यक सेवाओं के विभाग हैं जिनमें हार्ड ड्यूटी अलाउंस के रूप में 5 से 10 हज़ार रुपये के बीच में भत्ता दिया जाता है, तो विद्युत विभाग के भी संपूर्ण कर्मचारियों को हार्ड ड्यूटी अलाउंस लागू किया जाए। साथ ही साथ जो मेडिक्लेम पॉलिसी है, जो लगातार दुर्घटनाओं में जो बढ़ोतरी हो रही है, तो मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत जो कर्मचारी ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद में उसको इलाज का पैसा नहीं मिल पाता है, तो उस संपूर्ण कर्मचारियों के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी को कैशलेस किया जाए। इन्हें तमाम मांगों को लेकर के और एक बहुत बड़ी कार्यकारिणी की मीटिंग में ये डिसाइड करेंगे और डिसाइड करते हुए एक बहुत बड़ा आंदोलन 2021 में हम खड़ा करने जा रहे हैं। उसके लिए मैं संपूर्ण राजस्थान के कर्मचारी साथियों से आह्वान करता हूं कि वो अभी से
उसके लिए प्रयास शुरू करें। धन्यवाद। सर, जैसा कि आप पूरे प्रदेश लेवल को संभालते हैं, तो इस दोनों के बीच में एक पारिवारिक लाइफ भी होती है, तो दोनों को किस तरीके से हैंडल करते हैं, उसके बारे में। ये एक पर्सनल सवाल है, हालांकि अगर आप इसका जवाब देना चाहें तो ठीक है, वरना देखो, क्या है कि काम नहीं करने के हज़ार बहाने होते हैं, और काम अगर करने की इच्छा हो किसी व्यक्ति में तो चाहे जैसे समय निकाल सकता है। मैं समय निकालता हूँ, संगठन के लिए भी हमेशा मैं तैयार रहता हूँ। साथ ही साथ जो मेरी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ होती हैं तो मैं उनमें भी बहुत अच्छे से मैं 1 घंटे मेरे बच्चों को भी देखता हूँ, पढ़ाता हूँ। साथ ही साथ उनको भी मैं मोटिवेशन देता हूँ कि भाई लाइफ को हमको किस तरीके से जीना है और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो मैं भी उनको भी मैच्योर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए सर, अब जाते जाते अपने तकनीकी भाइयों के लिए कोई अंतिम संदेश देना चाहेंगे आप? मैं संपूर्ण कर्मचारी साथियों से, जो मेरे तकनीकी साथी हैं, उनसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका जो संगठन है, जो कि बिना राजनीतिक विचारधारा का संगठन है, एक स्वतंत्र विचारधारा का संगठन है, जो हमेशा हर सरकार में आप लोगों के लिए अग्रणी रह कर के लड़ा है, और लड़ाई नहीं, आप लोगों को परिणाम ला कर के दिए हैं। आप अपने संगठन के ऊपर विश्वास कायम रखें, और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपका संगठन आपको कभी भी आप लोगों का शोषण नहीं होने देगा। और अन्य सभी संगठनों के लिए जिस प्रकार से पहले भी उदाहरण सेट करता आया है, उसी प्रकार से आगामी दिनों में भी राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन उन संगठनों के लिए एक उदाहरण पेश करेगा। थैंक यू सर। दोस्तों, ये कोई प्री प्लान इंटरव्यू नहीं था, बहुत कम समय था, 10-15 मिनट का ही समय था, इसीलिए बहुत कम सवालों को हम कवर कर पाएँ। आगे हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा सवालों को कवर कर पाएँ। जैसे पदनाम हो गया, काफ़ी चीज़ें छूट गई हैं, वो आगे आने वाले समय में इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। ठीक है भाई मुकेश, आपका विशेष योगदान रहता है हर कार्यक्रम में।